जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे हम लोग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वे कौन से कारण होते हैं जिनके कारण प्रत्येक माह 2500 रुपये प्राप्त करने वाले मुखिया के पास देखते देखते मोटरसाइकिल से कार और कार से स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर हो जाता है। हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बीडीसी कौन होते हैं और बीडीसी किस प्रकार से आपके प्रखंड प्रमुख का चुनाव करते हैं। हम देखेंगे कि जिला परिषद में किस प्रकार से जिला परिषद अध्यक्ष के साथ जिला परिषद सचिव के रूप में डीडीसी काम करते हैं, डेप्यूटी डेवलपमेंट कमिश्नर। आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि पंचायती राज व्यवस्था अगर त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत में किस प्रकार से आपकी ग्राम सभा की बात की जाती है। साथ साथ हम ग्राम कचहरी पर भी नज़र रखेंगे, जिस ग्राम कचहरी में आप सरपंच और न्याय मित्र को देख पाएंगे। तो हम लोग कोशिश करें ग्राम पंचायत, क्योंकि समसामयिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है और आप में से प्रत्येक व्यक्ति के घर में कोई ना कोई पंचायत सदस्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव में शामिल होगा। तब आप बतला पाओगे कि आखिर वो क्यों और किन माध्यमों से पंचायती राज व्यवस्था का अंग बन करके लोकतंत्र का वास्तविक स्वरूप लोगों तक पहुंचा पाने में सक्षम हो पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो जानना ही नहीं जरूरी है बल्कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। पंचायती राज, जिसको आप स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं, स्थानीय स्वशासन, ये शासन के लोकल बॉडीज की बात हम लोग कर रहे हैं। आपको ये मालूम होगा कि 1947 ईस्वी में जब हमारा संविधान सभा संविधान लिखना शुरू कर चुका था, तब गांधी जी की जो दर्शन थी कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांधी जी का ये मानना था कि गांव में भी शक्ति पहुंचनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और शक्ति लोगों तक पहुंचे, गांव के लोगों तक पहुंचे, स्थानीय हाथों में शक्ति हो। इसीलिए उन्होंने ग्राम पंचायत की व्यवस्था पे जोर दी थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने ग्राम पंचायत का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि डीपीएसपी में शामिल चीज़ों को लागू करना राज्य की कर्तव्य तो जरूर होती है, लेकिन इसको लागू करवाना राज्य की जनता के हाथों में नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इसके लिए कोई वाद नहीं हो सकता। तो राज्य अगर ये महसूस करता है कि वो सक्षम है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने में, तो वो समय अंतराल में चीज़ों को लागू करते चली जाएगी। तो ग्राम पंचायत का उल्लेख आपके डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में देखने को मिलता है, लेकिन ग्राम पंचायत को लागू करना उतना सरल नहीं था। देश की आज़ादी होती है और देश की आज़ादी के बाद गांधी के दर्शन को अब वास्तविक स्वरूप प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। और ऐसी परिस्थिति में देश में कई सारी समितियां गठित होती है, जिन समितियों ने देश में ग्राम पंचायत किस स्तर पे हो इसकी विश्लेषण करके सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आती है, जिस बलवंत राय समिति ने
ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। एक ग्राम स्तर पे, दूसरी प्रखंड स्तर पे, तीसरी जिला स्तर पे। इसीलिए उन्होंने उसका नामकरण आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद भी किया। बाद में देखोगे कि आपके अशोक मेहता समिति की भी चर्चा मिलती है। अशोक मेहता ने 1977 ईस्वी में 2 स्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। उनका ये मानना था कि एक ग्राम स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरी जिला स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। बाद में आप देखेंगे राव समिति भी आती और अंत में LM सिंधवी समिति 1886 ईस्वी में आती है। उन्होंने जो प्रयास किया, उन्होंने ये कहा कि स्थानीय शासन या ग्राम पंचायत को संवैधानिक अधिकार मिलनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने बलवंत राय मेहता के द्वारा प्रतिपादित त्रिस्तरीय व्यवस्था को ही संपूर्ण देश में लागू करने का सरकार को सुझाव दे दी। और आप देखेंगे कि संविधान में 73वीं संशोधन होती है 1992 ईस्वी में, और उस 73वें संविधान संशोधन के उपरांत 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य कर दिया जाता। इस कारण से पंचायती राज दिवस आज प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम लोग मनाते भी हैं। ये तो हो गई आपकी कुछ हुई जानकारी जिनको आपको जानना चाहिए। आप जानते हो कि भारतीय जो ये पंचायती राज व्यवस्था है, यह संविधान में संशोधन के बाद भाग 9 बनाई जाती है। उस भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक में ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। आप ये भी जानते हैं ये संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। आप ये जानते हैं कि पूर्व में अगर प्राचीन काल की बात की जाए तो हम लोगों ने स्थानीय स्वशासन का उल्लेख चोल साम्राज्य में देखा है। सबसे पहले बाद के दिनों में स्थानीय स्वशासन के कई स्वरूप उभर कर आते हैं, लेकिन अगर हम लोग आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायत व्यवस्था की बात करेंगे तो इसको मद्रास में सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने लागू करने का प्रयास किया था। इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में आप लॉर्ड रिपन को भी जानते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना होगा। अब हम बात करेंगे आज के समसामयिक मुद्दे पे। बिहार में 8,391, आपको याद होना चाहिए कि बिहार में 8,391 पंचायत हैं। आप ये भी जानते होंगे कि 534 प्रखंड है। अगर ये 534 प्रखंड है और 8,391 पंचायत हैं तो 2 लाख, आपको याद होनी चाहिए, 2,98,898 पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न हो रही है 24 सितंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2021 तक। 2,98,898 पंचायत सदस्यों की चुनाव संपन्न हो रही है बिहार में। इस पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालित करते रहने के लिए आप इस विषय की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए कि लगभग 3 लाख नए सदस्यों की चुनाव, अब 3 लाख के आसपास पिछले 5 साल से काम भी कर रहे थे। अब उसमें से अभी आप लोगों ने अखबारों में ये पढ़ा होगा कि 80% से भी ज्यादा पुराने प्रतिनिधि हुए पराजित। तो 5 साल में उनके द्वारा किए गए कार्य किस प्रकार की रही कि स्थानीय लोगों ने उनको परिवर्तित कर दी और
इस चुनाव के दौरान उनको हार का मुंह देखना पड़ रहा है। तो हम लोग 3 लाख के आसपास 2,98,898 पंचायत सदस्यों की चुनाव पर बात करेंगे। अब ये पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत में 24 अप्रैल 1993 ईस्वी से पूर्णतः लागू हो चुकी है और ये पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था अगर त्रिस्तरीय है तो इसको हम लोगों को समझना होगा। आप देखोगे सबसे पहले ग्राम पंचायत की बात की जाती, पंचायत समिति की बात की जाती, उसके बाद आप जिला परिषद की बात करते हैं। आपको याद होना चाहिए कि ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर चुने जाते, वार्ड सदस्य, इन वार्ड मेंबर के द्वारा उप मुखिया का चुनाव होता है। और आप ये जानते होंगे कि मुखिया का चुनाव जो होती है वो एक पंचायत में होती है। मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से होती है। वार्ड मेंबर की चुनाव जो होती है वो प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के माध्यम से होता है। आपको 2 चीजों को याद रखना होगा। हम लोग ग्राम पंचायत की जब बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का अर्थ, ग्राम पंचायत जब हम कहते हैं तो ग्राम सबसे छोटी इकाई हो जाती है और कई ग्रामों के मिलने से एक पंचायत का निर्माण होता है, ग्राम पंचायत। तब ग्राम में आप वार्ड मेंबर देख रहे हो और आपको यह भी मालूम होगा कि 500 की पॉपुलेशन पे एक वार्ड मेंबर की बात की जाती और पंचायत जो होती है वो 7000 की जनसंख्या पे होता है एक पंचायत। और एक पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से एक मुखिया का चुनाव होता है। साथ साथ आपको यह भी मालूम होगा कि ग्राम पंचायत में 2 व्यवस्थाएं काफी महत्वपूर्ण है, एक ग्राम सभा और दूसरी ग्राम कचहरी। आपको याद होना चाहिए क्योंकि न्यायिक व्यवस्था भी आपको पंचायती राज व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो आप देखो कि जो ये ग्राम सभा है, ग्राम सभा में ग्राम के यानी ग्राम पंचायत के सभी जनता शामिल होती है। ग्राम कचहरी में आप देखोगे कि ग्राम कचहरी के लिए आपको जिस प्रकार से इधर वार्ड मेंबर की बात की जा रही है उसी प्रकार से ग्राम कचहरी में आप देखोगे कि इसको आप पंचों की यानी पंच चुने जाते हैं। ग्राम कचहरी में पंच और इन पंचों के माध्यम से एक उप सरपंच होता है और सरपंच की चुनाव होती है प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के अंतर्गत। तो अभी तक आपको ये समझ में आनी चाहिए, थोड़ा ध्यान देखो क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है पंचायती राज व्यवस्था। हम अभी तक आपको क्या बतला पाए हैं? हमने आपसे ये कहा कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है जिसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप देखोगे कि किस प्रकार से वार्ड मेंबर, साथ साथ आप पंच, साथ साथ सरपंच और मुखिया। आप देखोगे
एक होता है उप मुखिया। तो ग्राम पंचायत में 500 के पॉपुलेशन पे वार्ड मेंबर चुने जाएंगे वोट्स के माध्यम से, प्रत्यक्ष मतदान पद्धति के माध्यम से। पंच जो होंगे वो भी 500 जनसंख्या पर एक पंच चुना जाएगा। सरपंच जो होते हैं वो क्योंकि एक पंचायत में एक होते हैं और 7000 की पॉपुलेशन पे एक पंचायत गठित होती है, तो एक आपके पंचायत में एक सरपंच और एक मुखिया, 7000 की पॉपुलेशन पे जो एक पंचायत है उस पंचायत में आपको एक मुखिया और एक सरपंच की प्रत्यक्ष निर्वाचन होती है लोगों के वोट के माध्यम से। वार्ड मेंबर की भी वोट के माध्यम से, पंच की भी वोट के माध्यम से। वार्ड मेंबर उप मुखिया का चुनाव करते हैं और मुखिया जो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से जीत करके आते हैं। पंच जो है अपने बीच में से एक उप सरपंच को चुनते हैं और सरपंच जो होते हैं एक पंचायत में लोगों के मत के द्वारा चुन करके आते हैं। ग्राम पंचायत, यहां दो चीजों को याद रखना है आपको। अब दूसरी है पंचायत समिति। ये पंचायत समिति जो होती है ये प्रखंड स्तर पे होती है। प्रखंड स्थानीय शासन इसको कहा जाना चाहिए। पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं उनको बीडीसी कहा जाता है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए ये बीडीसी सदस्य होते हैं। लोग अक्सर चुनाव जब लड़ते हैं तो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये बीडीसी मेंबर होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर, बीडीसी। बीडीसी के लिए चुनाव होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक 5000 पॉपुलेशन पे जनसंख्या पर एक बीडीसी की सीट होती है। और आप ये देखेंगे कि ये बीडीसी सदस्य के द्वारा ही एक उप प्रमुख और प्रखंड प्रमुख चुना जाता है। बीडीसी ही उप प्रमुख और प्रमुख का चुनाव करते हैं। ये प्रखंड स्तरीय स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था देख पाओगे आप। यानी प्रखंड पर जो स्थानीय शासन की बात की जाती है वो पंचायत समिति के माध्यम से की जाती है। तो पंचायत समिति के मेंबर्स को आप बीडीसी मेंबर्स कहते हैं। वही बीडीसी मेंबर्स जो होते हैं आपको उप प्रमुख और प्रमुख का चुनाव करते हैं। तीसरी जो होती है जो जिला परिषद, यह आपका स्थानीय शासन या ग्राम पंचायत में सबसे आपको शीर्ष पे ये व्यवस्था जिला परिषद की आपको मालूम होनी चाहिए। जिला परिषद अध्यक्ष होता है और जिला परिषद अध्यक्ष कौन होते हैं तो आपको मालूम होगा कि जिला परिषद सदस्यों की चुनाव होती है। जिला परिषद सदस्य चुन कर आते हैं और वो सदस्य ही किसी एक व्यक्ति को, किसी एक जिला परिषद सदस्य को अपना अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेता है। इस प्रकार से स्थानीय शासन के अंतर्गत हम लोग त्रिस्तरीय जब व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है। एक ग्राम पंचायत होगी, दूसरी पंचायत समिति होगी, तीसरी जिला परिषद होगी। आप ये भी देखोगे कि ग्राम पंचायत में मुख्यतः प्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है वो चुनाव होता है वार्ड मेंबर का, पंच का, और आप देखोगे ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से आता है आम जनता के वोटों से। मुखिया जो होती है उसके लिए प्रत्यक्ष चुनाव होती है। आप देखोगे कि वार्ड मेंबर्स के माध्यम से उप मुखिया चुने जाते हैं। अब पंच जो है एक उप सरपंच चुनते हैं। आप पंचायत समिति की जो बात की जा रही है तो पंचायत समिति का प्रमुख ही होता है, प्रखंड प्रमुख भी कहते हैं उसको। और पंचायत समिति जिसको बीडीसी कहा जाता है, बीडीसी मेंबर्स
की चुनाव होती है और वही बीडीसी मेंबर्स जो होते हैं उप प्रमुख और प्रमुख को चुनते हैं। जिला परिषद सबसे सर्वोच्च इकाई होती है ग्राम पंचायत में, और जिला परिषद के एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होता है, लेकिन पहले जिला परिषद के सदस्यों की चुनाव होती है। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जो होता है आप देखेंगे कि ये प्रखंड स्तर पे होती है। दो चीजों को अब याद रखना है हम लोगों को, क्या क्या? तो ये जो चुनाव लड़ रहे होते तो इनके चुनाव के लिए क्या क्राइटेरिया है, कितने पैसे इनको जमा करना पड़ता है? तो हमने पूर्व में बोला है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग ये जिनका गठन 243 में और 243 ZA के तहत की जाती है राज्य निर्वाचन आयोग की गठन, आपको याद होना चाहिए बिहार में अभी जो चुनाव हो रही है 2,98,898 पदों के लिए आप देखोगे तो कहा जाता है कि वार्ड मेंबर, पंच, आप इनके लिए जो चुनाव की जो फी है वह है 250 रुपये सामान्य वर्ग के लिए और 125 रुपये है ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिला वर्ग के लिए। जिन लोगों ने भी वार्ड मेंबर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उनको 250 रुपये जमा करना पड़ेगा, और अगर वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से महिला कैटेगरी से तो उनको 125 रुपया। आप देखोगे सरपंच, मुखिया, बीडीसी सदस्यों के लिए 1000 रुपये आपको डिपॉजिट करनी है चुनाव लड़ने के लिए, नहीं तो 500 रुपये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और महिला वर्ग के प्रत्याशियों को यह रकम डिपॉजिट करनी होगी। अगर आप जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको 2000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है, और ये रकम किसी परिस्थिति में वापस नहीं की जाती। इसको जमानत राशि नहीं कह के आप चुनाव नामांकन शुल्क माना जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के दौरान ये व्यवस्था रहती है कि जिनकी जमानत राशि के तौर पे जब्त की जाती है, क्योंकि जिन भी व्यक्तियों को 1/6 अगर वोट प्राप्त हो जाता है तो उनकी जमानत राशि वापस कर दी जाती आपकी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के दौरान। लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के द्वारा जो ये रकम प्राप्त की जा रही है, ये रकम जीतने के बाद या हारने के बाद किसी परिस्थिति में वापस नहीं की जाती। तो आपको याद होना चाहिए ग्राम पंचायत के लिए जो वार्ड मेंबर चुनाव लड़ रहे होते या आपको ग्राम कचहरी के लिए जो पंच चुनाव लड़ रहे होते उनको 250 रुपये, सरपंच, मुखिया और बीडीसी के लिए ये नामांकन शुल्क 1000 रुपये का है जो इनको डिपॉजिट करना होता है। और जिला परिषद के लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे तो आपको 2000 रुपये नामांकन शुल्क या चुनाव शुल्क जमा करना होगा। अब दो चीजों को याद रखनी है। आप देखो कि जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में सबसे पहले आपको समझना होगा कि ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, आप किसी भी स्थानीय स्तर के चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई तय सीमा नहीं है। इस बात को भी याद रखना होगा कि पंचायत चुनाव में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तब आपकी न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा तय नहीं की गई है।
पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बोला कि ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद की बात हो रही है। तो यहां पर दो चीजों को ख्याल रखना होगा। क्या ख्याल रखना होगा कि ग्राम पंचायत में मुखिया सबसे पावरफुल पोस्ट होता है, क्योंकि जितनी भी विकास राशि आती है वो मुखिया के पास ही फंड आती है और मुखिया जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने वार्ड मेंबर्स के पास, और वार्ड मेंबर जो होते हैं अपने ग्राम के वार्ड में विकास संबंधी कार्यों को संपादित कर पाते हैं। आप देखोगे कि वार्ड मेंबर की भी चुनाव हो रही है। आपने ये भी देखा कि मुखिया जो होते हैं उसकी भी प्रत्यक्ष चुनाव हो रही है। आप ये देख रहे हो कि उप मुखिया का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो रहा। तब ये उप मुखिया की चुनाव अगर प्रत्यक्ष नहीं हो रही है तो किस प्रकार से हो रही है, इसको समझना चाहिए। और मुखिया और वार्ड मेंबर के साथ ग्राम पंचायत लेवल पे आपके सरकारी अधिकारी भी काम करते हैं, जैसे कि प्रत्येक मुखिया, क्योंकि आप जानते हो कि मुखिया अनएडुकेटेड निरक्षर लोग भी बन सकते हैं, वार्ड कमिश्नर भी, इसके लिए भी कोई आपकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है। इसीलिए इन पदों पे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी खामी ये है कि हमारे शासन तंत्र को संचालित करने वाले लोगों के लिए ही कोई शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण नहीं है। अगर नहीं है तो मुखिया ग्राम पंचायत का प्रमुख है, ग्राम पंचायत की सारी शक्ति मुखिया के अंदर समाहित है। तो मुखिया के साथ एक पंचायत सचिव काम करता है और ये सरकारी अधिकारी होता है। पंचायत सचिव जो होते हैं वो मुखिया के सारे अकाउंट और सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर वो नजर रखता है, पंचायत सचिव। वार्ड मेंबर के साथ भी वार्ड सचिव होते हैं। आपको ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वार्ड मेंबर निरक्षर हैं और उनको अपने वार्ड के विकास संबंधी कार्यों को संपादित करना है, निर्णय लेना है, तो वार्ड सचिव उनको सलाह देंगे। वार्ड मेंबर के लिए वार्ड सचिव होते हैं और मुखिया के लिए पंचायत सचिव होते हैं। पंचायत सचिव जो होते हैं ये एक सरकारी पद होता है, आपको याद होना चाहिए। लेकिन जो वार्ड सचिव होते हैं वो गैर सरकारी पद होता है। काफी महत्वपूर्ण है कि ये कौन सी पद होती है, तो ये गैर सरकारी पद होती है। तो आप बोलोगे कि वार्ड मेंबर के साथ ये वार्ड सचिव को कौन नियुक्त करता है और इसके चुनाव के पीछे कौन से प्रोसेस काम करती है, तो आप थोड़ा समझ लो। ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत अभी हम उस समय से बार बार बात कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत में आपको दो काफी महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, एक ग्राम सभा और दूसरी ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी, ग्राम सभा जो होती है ये मतदान करने वाले सभी सदस्य, साथ साथ मुखिया, उप मुखिया, आप देखोगे कि वार्ड मेंबर, इन सब से मिलकर बना होता है ग्राम सभा। आपको हम बतलाना चाहते हैं कि ग्राम सभा की बैठक मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा आयोजित की जाती, और उस ग्राम सभा की बैठक में जब मतदान करने वाले सभी मतदाता जो ग्राम सभा के मेंबर भी माने जाते हैं, साथ साथ सभी वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत सचिव जब उपस्थित रहते हैं तो मुखिया की उपस्थिति में वार्ड मेंबर से ये पूछा जाता है कि आप अपने कार्यों को सही ढंग से संचालित करने के लिए आप अपना सचिव
जिसको बनाना चाहते हैं, तो वार्ड मेंबर अपने किसी भी व्यक्ति को जिसको वो समझ पाता है कि उसके कार्यों में सहायता देगा, वो अनुशंसा करता है। वार्ड मेंबर ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि मिस्टर रघु जो हो वो मेरे सचिव के रूप में मेरा साथ दे, मेरा समर्थन करे। तब वहां उपस्थित ग्राम सभा के मेंबर से पूछा जाता है कि आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं। जब ग्राम सभा के मेंबर से कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब प्रोसेसिंग शुरू होती है और उस प्रोसेसिंग में आपके ग्राम सभा में उपस्थित सभी मेंबर्स के द्वारा सिग्नेचर किया जाता है पंचायत सचिव के सामने, और उस पंचायत के सचिव भी सिग्नेचर करेंगे, मुखिया भी सिग्नेचर करेंगे, जिस वार्ड मेंबर के वार्ड सचिव के रूप में चुने जा रहे हैं वो व्यक्ति भी सिग्नेचर करेगा, वार्ड मेंबर भी। तो ये वार्ड सचिव का चुनाव जो होता है वो ग्राम सभा में होती है और उपस्थित ग्राम सभा के सभी लोगों के सहमति के उपरांत। आप जैसा कि देखोगे बहुत बड़ी सवाल उभर के आती है कि ग्राम पंचायत ही वास्तविक सत्ता का केंद्र होता है, क्योंकि हमने बोला कि एक पंचायत जो होती है 7,000 पॉपुलेशन पे स्थापित हो पाता है, और क्योंकि 500 पॉपुलेशन पे एक वार्ड मेंबर आपको आते हैं, और वार्ड छोटे छोटे यानी कि स्थानीय जो शासन का जो प्राथमिक इकाई होती है वो प्राथमिक इकाई वार्ड होती है। अब आपके वार्ड के विकास के लिए मुखिया को काम करना है, तो आप देखेंगे कि मुखिया के पास ही विकास संबंधी सभी फंड आते हैं और वो सभी फंड को वार्ड मेंबर के पास हस्तांतरित करता है। किस प्रकार से ग्राम में विकास कार्य संपादित होती है, तो आपको समझना होगा कि मुखिया के पास फंड आती है और वो फंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो फंड अपने वार्ड मेंबर के पास भेजते हैं। आपसे अक्सर ये कहा जाता है कि आखिर में वार्ड मेंबर या मुखिया जो अनैतिक रूप से बड़ी बड़ी आला से मकानों को निर्मित कर पाते या मोटरसाइकिल से वो कार और कार से स्कॉर्पियो तक पहुंच जाते, तो उसके पीछे कई करोड़ रुपए का फंड आता है मुखिया को एक पंचायत के विकास के लिए। और अगर मुखिया अपने वार्ड मेंबर के माध्यम से, अपने उप मुखिया के माध्यम से, क्योंकि मुखिया के अनुपस्थिति में कार्यों को संपादित करता है, तो इसीलिए उप मुखिया का एक पद सृजित की गई है। उसके लिए चुनाव नहीं होता, उसको वार्ड मेंबर्स के द्वारा चुन ली जाती ग्राम सभा की बैठक में ही। आप देखोगे कि वार्ड मेंबर विभिन्न प्रकार की योजनाओं को पूरा करवाते हैं और मुखिया विभिन्न योजनाओं को पूरा करवाने के लिए अपने वार्ड मेंबर्स को प्रोत्साहित करते हैं मुखिया के माध्यम से, क्योंकि मुखिया वास्तविक सत्ता होता है आपके ग्राम पंचायत में। तो अब जो करोड़ों रुपए की फंड आती है, ये वार्ड मेंबर मुखिया ये आपस में, मुखिया फिर प्रमुख के साथ, फिर बीडीसी मेंबर्स के साथ, इन सभी के साथ एक जो चक्र होता है, जिस चक्र में एक दूसरे के साथ लोगों की मिली भगत रहती है, जिसके कारण वास्तविक विकास नहीं हो पाता। और ये लोग अगर 10 करोड़ रुपए की भी फंड आती है पूरे 5 साल में, और अगर उसका वो लोग 25% भी बचा ले, तो आप समझ लीजिए कि 2.5 करोड़ रुपए की आमदनी एक मुखिया 5 साल के अंदर में वास्तविक रूप से कर पाता है। तो ये हम आपको बतला पा रहे हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्राम सभा, और ग्राम सभा में आपके मतदान करने वाले सभी मतदाता शामिल होते हैं। मतदान करने वाले सभी मतदाता, अभी हम बार बार इस बात को उल्लेख कर रहे हैं। और ग्राम सभा जो होती है वर्ष में कम से कम 3 बार जरूर आयोजित होनी चाहिए। याद रखने के लिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर मजदूर दिवस, आज़ादी का 15 अगस्त, इस 4 दिवस पर आयोजित होनी चाहिए कम से कम।
वर्ष में 3 होनी चाहिए, लेकिन अगर 4 होती है, 5 होती है या 6 होती है तो ये कोई बुरा नहीं माना जाना चाहिए, आपको याद रखनी होगी। अब हम लोग देखोगे ग्राम कचहरी की बात करेंगे। ग्राम कचहरी ग्रास रूट लेवल पे न्यायिक व्यवस्था को रूपांतरित करता है कि पंचायत स्तर पे भी आपकी ग्राम कचहरी लगाई जाती है, जिसमें सरपंच होते हैं, साथ साथ कई अन्य पंच भी होंगे, आपको याद होना चाहिए। और ये 10,000 रुपये तक की धोखाधड़ी के मामले को देख सकता है। मान लेते हैं कि 10,000 रुपये किसी ने किसी का लिया, वापस नहीं किया, या 10,000 रुपये छीन लिया किसी ने किसी से, तो ऐसी आपराधिक घटनाओं के लिए ग्राम कचहरी के अंतर्गत सरपंच और उनके जो मित्र हैं, वहाँ पर जब भी ग्राम कचहरी आयोजित की जाएगी तो उस ग्राम कचहरी में आपको ग्राम सचिव भी उपस्थित रहेंगे, साथ साथ न्याय मित्र होते हैं जो कि बिहार सरकार के द्वारा नियुक्त पद होता है, एक एडवोकेट होते हैं न्याय मित्र, ये उपस्थित रहेंगे और 10,000 रुपये तक के मामले को ग्राम कचहरी में निपटाया जा सकता है। 10,000 रुपये तक के मामले को ग्राम कचहरी में निपटाया जाता है। और आप ये देखेंगे कि ग्राम कचहरी 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है, तो ग्राम कचहरी इस बात का संकेत देता है कि स्थानीय स्तर पे भी न्यायिक व्यवस्था संचालित हो रही है और इससे लोगों को न्याय के लिए दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उनके स्थानीय समस्याएं हैं उन सभी स्थानीय समस्याओं का समाधान जो है ग्राम कचहरी के माध्यम से हो पाता है। तो एक ग्राम पंचायत में 2 काफी महत्वपूर्ण चीजें, एक आपका ग्राम सभा और दूसरी ग्राम कचहरी। ग्राम सभा में एक और भी खूबसूरत बात है जिसको याद रखते हैं आप, उप मुखिया के नेतृत्व में एक आप देखोगे कि सुरक्षा दल भी काम करता है ग्राम में, और इस सुरक्षा दल में 18 से 30 वर्ष के लोग शामिल होते हैं और इस सुरक्षा दल का नेतृत्व जो करते हैं उसको दलपति कहा जाता, कैप्टन होते हैं। इसमें ऐसे युवाओं का समूह होता है जो इसको रक्षा दल कहा जाना चाहिए, सुरक्षा दल कहा जाना चाहिए, आप इसको कुछ भी नाम दो। ये ग्राम में उप मुखिया के नेतृत्व में संचालित होने वाली एक रक्षा दल होती है, जिस रक्षा दल में 18 से 30 वर्ष के लोग शामिल होते हैं और ये कोई आपात स्थिति में ग्राम में राहत संबंधी कार्यों को संपादित करते हैं। और ये जो रक्षा दल होते हैं उस रक्षा दल का जो कैप्टन होता है उस कैप्टन को हम लोग दलपति के नाम से पुकारते हैं। तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि रक्षा दल किसके नेतृत्व में काम करता है, तो ये उप मुखिया के नेतृत्व में काम करता है। ये ग्राम पंचायत की सबसे खूबसूरत व्यवस्थाओं में से एक है और इस रक्षा बल के कैप्टन का यह नेतृत्व करने वाले को किस नाम से जानते हैं, तो आप दलपति के नाम से जानते हो, इस बात को भी याद रखनी है। 2 चीजें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अभी बात ग्राम पंचायत पे इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ग्राम पंचायत में हमने 2 अंग बतलाया आपको, ग्राम सभा और ग्राम सभा के माध्यम से 6 समितियां बनाई जाती है। 6 समितियों के माध्यम से पंचायत के विकास संबंधी सभी कार्यों को संपादित की जाती है। वो 6 समितियां कौन कौन सी होती है, तो आपको याद होना चाहिए स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, शिक्षा समिति, आप देखोगे उत्पादन समिति, आपको मालूम होना चाहिए योजना समिति। इस प्रकार से 6 समितियों का निर्माण जो होती है ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है, जिसमें मुखिया से लेकर के आपके वार्ड मेंबर सभी लोग शामिल होते हैं। दूसरा, हमने ग्राम कचहरी की बात कर ही थी और आपके एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राम कचहरी कितने हजार रुपये तक के मामले को देख सकता है, तो 10,000 रुपये तक के मामले का निपटारा ग्राम कचहरी में ही हो जाती है। और दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है कि ग्राम कचहरी के पास कितना रुपया आर्थिक दंड देने का अधिकार होता है, तो 1,000 रुपये आर्थिक दंड वो दे सकते हैं। हमने ये भी बतलाया
कि जो ग्राम पंचायत होती है उस ग्राम पंचायत का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है वो मुखिया का होता है। अब मुखिया के साथ एक सरकारी व्यक्ति भी काम कर रहा होता है जिसको हम लोग पंचायत सचिव के नाम से जानते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। और हमने ये भी बोला कि वार्ड मेंबर जो होते हैं उनके साथ भी एक आपका सचिव होता है, लेकिन वार्ड मेंबर के साथ कार्य करने वाले जो वार्ड सचिव होते हैं वो सरकारी नहीं होते, बल्कि उनके ग्राम सभा के माध्यम से चुना जाता है। हम दूसरी बात करेंगे जिसको आप पंचायत समिति के नाम से जानते हैं। तो पंचायत समिति में हमने बोला कि पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पे होती है, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि पंचायत समिति के लिए बीडीसी मेंबर्स का चुनाव होता है, बीडीसी सदस्यों का चुनाव होता है, और इन्हीं सदस्यों के द्वारा प्रमुख चुने जाते हैं। बीडीसी सदस्य जो होंगे वही प्रमुख का चुनाव करेंगे। तो प्रमुख के पास कितनी पावर होती है आप इस चीज को समझ लीजिए कि एक प्रखंड में 20 से 22 पंचायत आते हैं। यानी एक प्रखंड में अगर 20 से 22 पंचायत आएंगे तो उन 20 या 22 मुखिया, क्योंकि पंचायत के प्रमुख कौन होंगे, मुखिया होंगे, तो 20 या 22 मुखियाओं के द्वारा किए गए समस्त कार्यों का ऑब्जर्व करने का कार्य, यानी ऑब्जर्वर के रूप में आप प्रमुख को समझ सकते हैं। तो प्रमुख के पास कोई फंड ना आने के बावजूद भी वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि ग्राम पंचायत जो उनके अंदर 20 से 22 होता है वो सभी मुखिया जी लोगों के कार्यों का फाइनल जो टच देना, यानी कि कह सकते हैं कि अंतिम रूप से जो ऑब्जर्व करना या ऑडिट करने का काम होता है वो प्रमुख के द्वारा होती है। इसीलिए प्रमुख का चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रमुख बनने की बेचैनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इनके पास कोई फंड ना होने के बावजूद भी अगर ये फॉर्च्यूनर पे चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक मुखिया अगर अनैतिक रूप से की गई कमाई के कारण अगर स्कॉर्पियो पे चलता है तो 20-22 मुखिया के अनैतिक कार्यों पर नजर रखने वाला ऑब्जर्वर प्रमुख अगर फॉर्च्यूनर पे चलता है तो कौन सा गलत करता है। तो प्रमुख के पास ये गलत बात है, लेकिन फिर भी कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि मुखियाओं की अनैतिक कमाई का कुछ परसेंट पहुंच पाता है, जिसके कारण प्रमुख जो होते हैं वो आपके फॉर्च्यूनर पे चल पाते हैं। हम आपको ये भी बतलाएंगे कि प्रमुख के साथ भी एक आपके पंचायत सचिव होते हैं, और वो पंचायत सचिव जो होते हैं आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। प्रखंड पंचायत सचिव कौन होंगे, तो बीडीओ होंगे। कौन होंगे, बीडीओ होंगे। प्रमुख के साथ एक पंचायत सचिव होते हैं, जो पंचायत सचिव ऑफिशियली प्रखंड के सभी प्रमुख के सभी कार्यों को देखते हैं, तो वो होते हैं बीडीओ। जिला परिषद, अब थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीजों को जानना चाहिए क्योंकि ये कहीं नहीं बतलाएंगे लोग। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही जगह आपको सारी चीजों को पहुंचा पाए। जिला परिषद की जब हम बात करते हैं आपसे, तो हमने बोला कि जिला परिषद आपके जिला परिषद में मेंबर होते हैं। जिला परिषद प्रखंड स्तर पे चुने जाते हैं। इकमा प्रखंड में 2 या 3 जिला होंगे, तो बनियापुर प्रखंड में 2 या 3 या 4 जिला परिषद के मेंबर्स होंगे, तो प्रखंड स्तर पे ये लोग चुने जाते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि इन जिला परिषद के मेंबर्स के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, जिला परिषद सदस्य करते हैं। जिला परिषद सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होगा और जिला परिषद अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिला परिषद सदस्य का क्या होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। आपको यह भी याद रखना होगा कि जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष के साथ एक जिला परिषद सचिव भी होते हैं। जिस प्रकार से पंचायत समिति प्रमुख के साथ एक पंचायत समिति सचिव होते हैं, उसी प्रकार से जिला परिषद अध्यक्ष के साथ अब वो कौन होगा, तो वो होगा आपका डीडीसी। कौन होगा,
DDC, जिसको आप उप विकास आयुक्त के नाम से जानते हो। अब दो चीजें जिन चीजों को आपको याद रखना ही चाहिए। अभी तक ग्राम पंचायत की रिगार्डिंग आपने क्या सीखा, समरी के तौर पे इसको याद रखने की कोशिश कीजिए कि ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिए गए रिपोर्ट के उपरांत, और उस ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति और तीसरी जिला परिषद है। आपने देखा कि ग्राम पंचायत में जो मुखिया होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सरपंच होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से मुखिया के साथ एक सरकारी कर्मचारी काम करता है, जिसको हम लोग पंचायत सचिव के नाम से जानते हैं। हमने ये भी देखा कि पंचायत समिति में जो प्रमुख होते हैं उनके साथ भी एक सरकारी अधिकारी होता है, जिसको हम लोग BDO के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग पंचायत सचिव के नाम से आप देखेंगे, जिनको हम लोग किस नाम से जानेंगे तो प्रखंड पंचायत समिति सचिव के नाम से जानेंगे, जो BDO होंगे। अब दो चीजें, ये लोग किनको इस्तीफा दे सकते हैं, तो अगर वार्ड मेंबर को इस्तीफा देना होगा तो वो दे देंगे आपके मुखिया को, लेकिन अगर मुखिया को इस्तीफा देना पड़ जाए तो वो देंगे आपको जिला पंचायत पदाधिकारी को। अगर मुखिया साहब को इस्तीफा देना पड़ जाए तो वो किसको देंगे, तो वो देंगे जिला पंचायत अधिकारी को। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट जो शायद आप याद नहीं रखते हैं, जिला पंचायत अधिकारी। अगर हम बात करें आपसे कि जो पंचायत समिति के जो प्रमुख होते हैं, जो प्रमुख के रूप में चुने जाते, प्रमुख को किन को इस्तीफा देना होगा, तो ये SDO को देते हैं अनुमंडलाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और जिला परिषद अगर अध्यक्ष को रिजाइनेशन देना पड़ जाए तो वो किसको रिजाइनेशन देंगे, तो जिला परिषद अध्यक्ष देते हैं रिजाइनेशन, वो देते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, DM को। ये तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको याद रखनी ही पड़ेगी। उसके बाद कुछ और चीज़ों को, इनका वेतन कितना होता है, क्योंकि वेतन से ही तो कोई स्कॉर्पियो पे चलते हैं और शायद कोई फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। तो आप समझने की कोशिश करोगे कि 2500 रुपये प्राप्त करने वाले या 500 रुपये प्राप्त करने वाले लोग फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो का इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं। तो वार्ड मेंबर को 500 रुपये प्राप्त होता है प्रत्येक माह। इस 500 रुपये के लिए वो हजारों रुपये चुनाव में खर्च कर देते हैं वार्ड मेंबर। उसके बाद देखोगे आप कि जो ये मुखिया होते हैं, मुखिया को प्रत्येक माह 2500 रुपये मिलता है। आप देखोगे कि उप मुखिया जो होंगे उनको 1200 रुपया प्रत्येक माह मिलेगा उप मुखिया को। उसके बाद देखेंगे जो पंच होते हैं, सरपंच नहीं पंच, उनको आप प्रत्येक माह जो देखेंगे वो मिलता है 500 रुपये। और जो उप सरपंच होते हैं, सरपंच, उनको मिलता है प्रत्येक माह 1200 रुपये। साथ साथ सरपंच को आप देखोगे काफ़ी महत्वपूर्ण, याद ही रखना होगा आपको, सरपंच को मिलता है 2500 रुपया प्रत्येक माह। आप ये भी याद रखेंगे कि जो प्रमुख होते हैं पंचायत समिति के, तो प्रमुख को मिलता है प्रत्येक माह आपके 10,000 रुपये। उप प्रमुख को मिलता है, प्रमुख को मिलता है 10,000 रुपये। प्रमुख को मिलता है 10,000 रुपये, उप प्रमुख को मिलता है 5,000 रुपये। और जो BDC मेंबर्स होते हैं उनको 1,000 रुपये।
फिर आप देखोगे जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपये महीने और जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 रुपये महीने। अब आप स्वयं से तय कर लीजिए कि 500 रुपये प्रत्येक माह कमाने वाला वार्ड मेंबर जब बुलेट पे सवार होकर के चलता है तो आपको किस प्रकार से महसूस होता होगा। मुखिया जो मात्र 2500 रुपये कमाते हैं, 2500 रुपये जो उनकी वास्तविक पेमेंट होती है, जब वो आपके सामने 15 लाख के स्कॉर्पियो से उतरते हैं तब आप कैसा महसूस कर पाते हैं। और उप मुखिया जिनको मात्र 1200 रुपये मिलती है, और पंच जिनको मात्र 500 रुपये, और आप देखेंगे जो प्रमुख होते हैं जिनको प्रत्येक मात्र 10,000 रुपये प्राप्त करने वाले, जब ये आपके सामने फॉर्च्यूनर से उतरते हैं तो आपके दिल पर क्या गुजरती होगी। तो पंचायती राज व्यवस्था अगर ये हमारी स्थानीय स्तर पे शासन करने वाली अगर संवेदनशीलता के साथ अपने क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करे तो गांधी जी के आदर्श जो कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, वो सार्थक हो पाएगा। और हम सत्ता का जो विकेंद्रीकरण की बात करते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि गांव बदलेगा तो लोग बदलेंगे और विकास पूर्णतः दिखनी शुरू हो जाएगी। तो गांव का बदलने का प्रयास गांव के स्थानीय लोगों को करनी होगी। लोगों को इस सचेत रहना होगा कि वो 500 और 1,000 रुपये के बदले में अपनी कीमती वोट किसी और को ना दे। तो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था को एक बार जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार वीडियो देख लीजिएगा। हम इस वीडियो पे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके साथ लाइव कर पाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछी जाएगी, अगर ध्यान से सुन पाओगे तब। जय हिंद, जय भारत।